फील्ड में नौकरी कर रहा था, लेकिन इनके पिताजी को पैरालाइज हो जाता है। और पैरालाइज में हालांकि यूनिट इनको छुट्टी देती है, लेकिन छुट्टी पूरी हो जाती है, फिर ये जाता है अटैचमेंट वगैरह मांगता है, नहीं मिलता है, तो ये वहां से भगौड़ा होकर अपने पिताजी का इलाज करवाता है। और उसी इलाज के दौरान डॉक्टर इनके पिताजी को कह देते हैं घर ले जाओ, अब आपके पिताजी नहीं बचेंगे। ये घर ले आते हैं तो इनके पिताजी खुद जो सैनिक है इनसे वचन लेते हैं रोज कि बेटा तू चला जा, पता नहीं मैं कितने दिन में मरूंगा, तू लेट होता जा रहा है। फोर्स करके इनके पिताजी इनको भेज देते हैं। ये नौकरी पे चला जाता है, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों में जज्बा होता है कि मरते मरते भी अपने इकलौते बेटे को फौज में भेजे, क्योंकि इनके पिताजी का अंतिम क्षण चल ही रहा था, वो खत्म हो गए। लेकिन वो रोज कहते थे बेटा तू, ये बंदा जब इसके पिताजी खत्म हुए तो उसके 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, जो कि हिंदू धर्म में क्रियाक्रम भी नहीं पूरा होता, तब भी इसने वहां फोन किया एमएच में। एमएच वालों ने बोला भाई अपनी रिस्क पे भेजा था, पूरा हो गया तो तेरे को यहाँ आना पड़ेगा, तो यूनिट से बात कर ले। यूनिट ने पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारे बस में नहीं है, हमारे स्ट्रेंथ में नहीं है, तू जाने। तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि कमांडेंट साहब के हाथ में है, वो चाहे तो उनकी एक कलम में इतनी ताकत है कि नौकरी कर सकता है। सीओ साहब की कलम में भी ताकत है, लेकिन अब पता नहीं उनकी कलम में वो ताकत कैसे चलने से मना कर रही है या क्यों। काश अगर इस बंदे को उस समय के जो सीओ होते हैं उन्होंने अटैचमेंट दे दिया होता तो ये कहानी ही नहीं बनती, क्योंकि उस समय भी उनकी कलम रुक गई। अगर कोई अफसर होता तो उसके लिए कलम चलती। छोड़ो, जो बीत गई वो तो वापस हो नहीं सकता, इसके पिताजी भी नहीं आ सकते, और ये कहानी भी वापस नहीं पलटी हो सकती, क्योंकि जो किस्मत में लिखा उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अभी भी इन लोगों की कलम में ताकत है, लेकिन इन लोगों तक वीडियो पहुंचाना, ये आपकी उंगलियों में शेयर का जो बटन है, आपके फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह अगर आप शेयर करते हो तो वहां तक पहुंचेगा। फिर उनकी जिम्मेवारी है, तो कौन आदमी अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटता है ये तो वीडियो डालने के बाद ही पता चलेगा। मैंने मेरी जिम्मेवारी निभा दी है। वहाँ के आरटी सेक्टर साहब के कमांडेंट साहब से मैं बात भी करूंगा, इनके यूनिट के सीओ से भी करूंगा, जो भी मेरे पास नंबर आएंगे या इनको कोर्ट तक भी ले जाऊंगा, वो मेरा काम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मेरे पास एक जवान का फोन आया। वो जवान है मीडियम रेजिमेंट का, और जिसका सेंटर है आरटी सेंटर। जवान ने बताया कि सर मैं किसी कारणवश लेट हो गया, और उसके बाद मैं मेरी यूनिट में गया, उसने मुझे नहीं लिया। उन्होंने कह दिया कि आपके डॉक्यूमेंट सेंटर में भेज दिए गए। मैं सेंटर में गया, सेंटर कहता है कि नहीं हम यहाँ नहीं लेंगे, आप यूनिट में जाओ। इस तरह मैं यूनिट सेंटर चक्कर काट के आज घर बैठा हूँ। अब किसी ने बताया कि भाई आपसे संपर्क करें, तो आप बताओ कि अब मैं क्या करूं। मैंने जवान से पूछा कि क्या समस्या हुई थी, तो जवान ने बताया कि सर मेरे पिताजी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने मरते मरते मुझे एक बात कही कि बेटा मेरे मरने के बाद आप फौज में जरूर जाना, देश सेवा जरूर करना। ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, और पिताजी ने मरते मरते भी इनको कह दिया, पता है कि माताजी इसकी अकेली रहेगी, फिर भी बेटा देश सेवा करना। ये जज्बा हमारे मिडिल क्लास के माँ बाप के अंदर ही हो सकता है। इस जवान ने जो मेरे को स्टोरी बताई है वो मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं। जितने भी मेरे, चाहे वो देशवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, उनके परिवार, जो भी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी कहानी को पूरा जरूर सुने। और अगर आपको लगता है कि फौज को इस जवान को नौकरी देनी चाहिए, इसको रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं इतना बता देता हूं कि अगर आज आरटी सेंटर के सेंटर कमांडेंट साहब चाहें तो ये जवान नौकरी कर सकता है। इसकी मीडियम रेजिमेंट के सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर, चाहें तो ये जवान नौकरी कर सकता है। उनके पास पावर है। और मैं रविंद्र फौजी, ऐसे बहुत से जवान जो लेट हुए हैं, और अगर उनकी समस्या बिल्कुल जुनून है, तो उन बंदों को मैं खुद 1.5 साल 2 साल वाले बंदों को भी मैंने नौकरी पर भिजवाया है। एक नहीं, बहुत से बंदों को। लेकिन समस्या जुनून होनी चाहिए। आगे मैं इस जवान की समस्या बता रहा हूँ। यहाँ एक बात मैं पहले ही हमारे जवानों को कह देता हूँ,
अगर ये वीडियो देखकर किसी को लगता है कि भाई हम भी लेट हो जाएंगे, रविंद्र फौजी हमारे को भी सेना में ज्वाइन करवा देगा, तो नहीं। अगर आपकी समस्या जुनून हो तो ही लेट होना, नहीं तो मैंने इस जवान को भी शुरू में जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी तो मैंने इसको भी मना कर दिया था। जब इसमें फर्स्ट में मेरे को इसने जो बात बताई, मैंने बोला नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी स्टोरी सुनी, जैसे मेरे को पता चला बाद में, मेरे को बोला हाँ यार आप जा सकते हो। आपके साथ जो समस्या आई है और जो कहानी आपने बताई है उसके आधार पर आप जा सकते हो। आर्मी एक्ट के तहत ये प्रावधान है। तो मैं आगे बता रहा हूं कि इस समस्या को, लेकिन ये समस्या जब ही हल होगी जब आप लोग इस वीडियो को वायरल करेंगे। वीडियो वायरल होगा, ये चीज हमारे जो सेंटर कमांडेंट है उनके पास पहुंचनी चाहिए, वो सीओ साहब के पास पहुंचनी चाहिए। उसके साथ साथ कर्नल ऑफ द कमांडेंट जो आरटी के हैं, हमारे सेना अध्यक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री तक, देश के हर बच्चे तक इसकी कहानी पहुंचनी चाहिए। और इनके पिता ने, जो खुद एक फौजी थे, जिन्होंने इनको कहा है कि बेटा मेरा मरते मरते आखिरी ये शब्द है कि फौज जरूर ज्वाइन करना। अब आगे आपकी कहानी बताता हूँ, मैं इसकी कहानी बताता हूँ। सही लगे तो फिर कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करना। और ये जो चैनल मैंने बनाया है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, जिसमें आज 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सैनिक, उनके परिवार या जो सेना से प्यार करते हैं वही लोग हैं, सेना पैरामिलिट्री फोर्स के जवान। और मैं हमेशा इस चैनल के द्वारा लोगों की, हमारे जवानों की समस्या के ही डालता हूँ। मैं कभी बल्ले बल्ले की खबरें या ये बढ़ रहा है वो नहीं डालता। अगर आपको ऐसी खबरें देखनी है तो हमारे बहुत से साथी चैनल चलाते हैं, उनसे जुड़े। और अगर आपको दूसरों की समस्या आती है और आप चाहते हो कि हाँ हम दूसरों की समस्या के लिए लड़ें, इस देश के लिए लड़ें, हमारी सेना को सुधारने के लिए लड़ें, तो आप इस चैनल से जुड़े और बाकी साथियों को भी जोड़े। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम 8 लाख हैं, अगर आप पहल करो, 10-10 जोड़ो तो हम 80 लाख और 100-100 जोड़ो तो 8 करोड़ होंगे और एक हम बहुत बड़ी ताकत हो सकते हैं। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे को चैनल चलाने के लिए और ऐसी बहुत समस्याएं जिसमें हो सकता है हमें कोर्ट जाना पड़े या हम और चीज़ों के लिए, चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, ऐसी बहुत चीज़ों के लिए हम चाहते हैं कि कोर्ट के साथ साथ धरना दिया जाए। तो वहाँ बात हो जाती है तन मन धन की। तो वीडियो यहीं से छोड़ देते हैं। अगर आपको सही लगता है तो ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13, ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार डोनेशन कर सकते हैं हमारे से जुड़ने के लिए और इस चैनल का सपोर्ट करने के लिए। और ये मेरा बार कोड है, क्योंकि गूगल पे मेरा बंद है, आप इसके माध्यम से भी स्कैन करके पेमेंट हमारे पास भेज सकते हो कि सर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। पेमेंट भेजकर, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लिख सकते हैं कि हाँ सर ये मैं आपकी टीम में जुड़ चुका हूँ, मैंने आपको डोनेशन दिया है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ताकि भविष्य में आपके साथ भी समस्या आए तो हम आपकी समस्या के लिए भी लड़ सकें। जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनके भी, नहीं भी जुड़ा है वो भी समस्या इस मेरे व्हाट्सएप पर या इसे ही मेरा कॉलिंग नंबर है, बता सकता है। मदद हम सबकी करते हैं और इंडिविजुअल की मदद करते समय हम किसी से भी कोई भी 1 रुपया नहीं लेते हैं, मदद करते टाइम या सलाह देते टाइम। और मैंने बता दिया, जैसा कि सबसे पहले फिर कहता हूं कि आप चैनल से जुड़ो, नहीं जुड़ो, लाइक करो या नहीं करो, आपकी मर्जी है, लेकिन इस जवान की मदद करने के लिए वीडियो जरूर शेयर कर देना। सबसे पहले बताता हूं कि जब इसने फर्स्ट में मेरे को बताया तो मैंने भी इसको कह दिया था कि नहीं भाई तू तो काफी लेट हो गया, क्योंकि इसने जो स्टोरी बताई शुरू में मेरे को, यहाँ मैं इस जवान की आपको जो समस्या आगे बता रहा हूं कि ये जवान भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में इसने अपनी ट्रेनिंग वगैरह की और ये मीडियम रेजिमेंट में वहां पहुंच गया। 3-3.5 साल के लगभग इसकी नौकरी हो गई। इकलौता माँ बाप के लड़का था, बढ़िया अपनी सेना की नौकरी काट रहा था और अचानक इसके पिताजी को पैरालाइज हो जाता है। जब पिताजी को पैरालाइज हुआ तो इनकी माता जी ने इनको कॉल कर दिया कि बेटा ऐसी ऐसी समस्या है, तेरे पिताजी को पैरालाइज हो गया है और मेरे अकेले की बस की नहीं है, तू छुट्टी लेके आ जा। इन्होंने अपने कमांडिंग अफसर को बताया कि साहब ऐसे ऐसी बात है। कमांडिंग अफसर ने इनको 1 महीने की छुट्टी दी। ये गया, इलाज कराया, लेकिन इलाज ठीक नहीं हुआ। इन्होंने फिर कहा कि सर छुट्टी बढ़ा दो। बोला नहीं, आपको आना पड़ेगा, आप यहाँ जाओ फिर देखते हैं। ये बंदा वहां चला गया। वहां पहुंचा, इसने कहा कि सर पिताजी तो भी ठीक नहीं हुए हैं, माता जी इस अकेले से भाई देख रेख होती नहीं है।
तो आप मेरी छुट्टी दो, अटैचमेंट दो, कुछ भी करो ताकि मैं मेरे पिताजी की वो कर सकूं, क्योंकि भाई एक ही बच्चा है, अगर पिता देश के साथ साथ अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। शादी लड़के की हुई नहीं थी तब तक। अभी छुट्टी इसकी रेजिमेंट ने दी नहीं, अटैचमेंट अगर वो चाहते सीओ साहब तो इसको अटैचमेंट दे सकते थे। छुट्टी के लिए तो उन्होंने कह दिया था कि भाई तूने पहले 1 महीने की पहले काट ली, 1 महीने की और दे दी थी, और सीएल भी काट चुका था। तो इसमें सीओ साहब की छुट्टी के लिए तो हम नहीं कहते कि भाई कोई समस्या थी, क्योंकि उसकी पावर वहां खत्म हो चुकी थी। लेकिन सीओ साहब के पास एक पावर थी कि इसको अटैचमेंट दे सकते थे कि भाई कोई नजदीकी जैसे बेस हॉस्पिटल दिल्ली या कहीं भी अपने पिताजी का इलाज कराओ और वहां अटैचमेंट रह सकते थे। लेकिन क्यों ये जवान था, इसको अटैचमेंट नहीं दी गई। कोशिश इन्होंने कहा कि सीओ साहब ने कोशिश की या नहीं की है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसने बताया कि हुआ था लेकिन अटैचमेंट नहीं मिला है। जो भी कहानी हो, यहाँ मैं हमारे देशवासियों को एक चीज जरूर कहूंगा कि यही समस्या अगर किसी अधिकारी के साथ होती है, अधिकारी किसी भी रैंक का हो, अगर उसके साथ इस तरह की समस्या होती है तो अधिकारी खुद तो जाएगा नहीं, ये तो मेरे को पता है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि मिडिल क्लास के लोगों के अंदर ही होता है कि माँ बाप की सेवा हम करें। जैसे अधिकारी होते हैं, उसके बाद में अधिकारियों में पता नहीं कौन सी सिखलाई होती है कि वो माँ बाप की केयर भी नहीं करते हैं। वो फिर क्या करते हैं कि अपने किसी बंदे को माँ बाप की सेवा में लगा देते हैं। यानी हमारे एक जवान को डिटेल कर दिया जाता है कि जा वहां साहब के पिताजी हैं, आप उनकी देख रेख करेंगे, और वहां हमारा बंदा भी भेजा जाता है। और नहीं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था कि एक उसके सीओ साहब के पिताजी के लिए उसकी तेल मालिश वगैरह, और वो पैरालाइज हो गया था, उसकी सेवा के लिए एक जवान वहां गया था। ग्वालियर और झांसी के बीच में उनका बंगला बना हुआ था जहां वो उसकी सेवा कर रहा था। उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा हालांकि, लेकिन आया था और उसने बंदे ने बोला कि सर मैं यहाँ इनके माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन उनके घर में उनकी माताजी कहीं से बच्चे जवान की माताजी के कुछ चोट लग गई थी। जब इसने छुट्टी मांगी कि सर ऐसे ऐसे मेरी माताजी का ये हो गया, बोले नहीं नहीं यार मेरे पिताजी के पास कौन रहेगा, नॉर्मल बोल, तेरे तो और कोई दिखा देगा। मतलब अपनी माताजी के पास नहीं जाने दिया। तब उस बंदे ने बोला कि भाई मतलब मैं तो आपके बाप की भी सेवा करूं और आपने मेरी माताजी के लिए बोल दिया कि कोई और आएगा। तब वो बंदा मेरे को फोन किया, तब मैंने सीओ को फोन मारा, तब हालांकि उसको छुट्टी मिल गई थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ सिर्फ इस पॉइंट के जरिए कि अगर अधिकारी क्या होता है तो वो बंदे को भी भेज देते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ जवान के साथ ये व्यवस्था नहीं कराई गई। जवान मजबूर, माताजी का रोज कॉल आता था, पिताजी भी कहते थे, और ये जवान वहां से उनसे भाग गया। AWL हो गया और OSL हो गया और अपने पिताजी की सेवा में लग गया। उन्होंने 1-2 वर्ष फोन वगैरह किया होगा, हालांकि सीओ साहब ने और SM जैसे वगैरह ने जब भी कॉल की उन्होंने ये कहा कि भाई तेरी मर्जी, अब हम इसमें कुछ कर सकते नहीं, कि छुट्टी तो खत्म होगी, अटैचमेंट सीओ साहब के हाथ में नहीं दे रहे या ऊपर वाले नहीं दे रहे, वो जाने। SM और जे साहब वगैरह जो भी थे उनके ये रोल था कि अब तेरी मर्जी पर तू रहे। लगभग 1.5 साल लेट हो गया, पिताजी की तबीयत में सुधार हुआ नहीं, और ये मतलब उनकी हालत क्रिटिकल होगी और डॉक्टरों ने कह दिया कि घर ले जाओ, अब सेवा करो। घर आ गए जब इनके पिताजी को पता चला कि अब मैं जाऊंगा और बच्चा काफी लेट हो गया, बचूंगा भी नहीं, तो कम से कम इसकी नौकरी बच जाए। उन्होंने बच्चे को फोर्स किया कि बेटा तू जा, तो तेरी नौकरी संभाल। बोले नहीं नहीं पिताजी, बोले तू जाएगा, मैंने कह दिया। ये बंदा नौकरी पे चला गया। नौकरी पे गया तो वहां ही शुरू में इसको यूनिट में गया, यूनिट ने बोला भाई तेरे डॉक्यूमेंट चले गए, काफी टाइम हो गया। सेंटर में चला था, सेंटर में गया और उस समय कहीं से भी सोर्स करके ये बंदा सेंटर ने इसको ले लिया। जब इसने कहानी बताई कि साहब ऐसे ऐसे मेरी मजबूरी थी, तो उस समय के जो सेंटर कमांडेंट होंगे मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। और शायद आपको याद होगा कि मैंने एक स्टोरी डाली भी थी पहले भी कि 1.5 साल में एक बंदा, लेकिन मुझे क्योंकि मैं उन चीज़ों को फिक्स याद नहीं रखता, ये था या कोई भी था, लेकिन किसी के भी थ्रू ये बंदा चला गया था, 1.5 साल में इसको रख लिया गया था। और उस कमांडेंट महोदय को मैं सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद, जिन्होंने अपना जो पावर का इस्तेमाल किया और इसको लिया और इसको यूनिट में भेज दिया कि तेरी यूनिट इसमें है और तू जा, वो यूनिट तेरे को पनिशमेंट वगैरह देकर रख देगी। इसको मोमेंटर देकर रख लिया और यूनिट ने भी इसको रख लिया। उस समय के सीओ साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई
रख लिया, लेकिन हालांकि रोल कमांडेंट साहब का था। अभी यूनिट में ये पहुंचा, रोज घर की टेंशन रहती थी, खाना ढंग से खाया नहीं, कुछ माँ बाप की टेंशन, और ये खुद बंदा बीमार हो गया। बीमार हुआ, खाना कम खाता था, चक्कर चुक्कर आने लगे, इसको एमएच में भेजा गया। वहां नजदीकी एमएच में उनको डॉक्टरों को समझ में नहीं आया, इसको जो कमांड हॉस्पिटल में भेजा और वहां इसका चेकअप वगैरह करके और फिर इसको पूछा गया क्या बात है, तो उनको लगा कि भाई बंदा कुछ डिप्रेशन में है। अगर ये थोड़े दिन, उन्होंने 1 महीने की इसको सिक लीव दे दी और इस बता दिया कि सब पिताजी मेरे लास्ट उसमें हैं। तो कोई अच्छे डॉक्टर थे जिन्होंने बोला कि भाई हमारे हाथ में जो हम कर सकते हैं, तेरे को 1-1.5 महीने की सिक लीव दे देंगे, तू महीने जा। बंदा वहां पहुंच गया, घर खाया पिया, सेहत भी ठीक होगी और पिताजी की सेवा करता रहा। पिताजी मतलब इसके अंतिम उसमें चल रहे थे। उस समय जब इनके पिताजी की हालत सीरियस होती गई और तकरीबन जो इनको 1 महीने की सीएल मिली थी, 25 दिन इनकी सीएल कटी थी, 22 या 25 दिन, मेरे को समतक याद नहीं, और इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। लेकिन इनके पिताजी जो खुद सैनिक थे, जो मरते मरते कि अब जा रहा हूँ, रोज इसको कहते थे बेटा देख मैं चला जाऊंगा लेकिन तूने फौज में ज्वाइन करना है। तो ये यही कहता रहा कि पिताजी मैं पहले लेट था और अब आ गया, मैं जाऊंगा, अब इस हालत में छोड़ के तो आपको जाऊंगा नहीं। और ऐसे करते करते जब बिल्कुल लास्ट दिन आया तो बोले भाई आज मैं जा रहा हूँ, तेरे को कह रहा हूँ कि तूने फौज में जाना है। अब ये बंदा, उनके पिताजी खत्म हो गए और 5 दिन के अंदर इसने अपनी उसको एमएच वालों को फोन किया कि सब ऐसे ऐसे हो गया, 5 ही दिन हुए, मैं क्या करूं। तो एमएच ने कहा भाई देख हमारे यहाँ तू अटैचमेंट में है, हमारे यहाँ तो तुम्हें आना पड़ेगा, हमारे हाथ में तो जो कर दिया। अब अगर तेरी यूनिट छुट्टी देती है तो पूछ ले, या तू वापिस आ जा। यूनिट से बात हुई, यूनिट ने बोले भाई हमें पता नहीं, हमारे स्ट्रेंथ में नहीं, तू उसमें क्या बोलते हैं एमएच के स्ट्रेंथ में वहीं से बात करो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी ये बंदा 5 दिन में, पिताजी खत्म होने के बावजूद भी, क्योंकि पिताजी की अंतिम इच्छा थी, और ये बंदा चल गया फौज में। दिल को मारकर जिस पिताजी के वो चल रहे हों, जिनको दिन करना हो, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होते हुए बंदा फौज की तरफ निकल गया। मतलब 5 या 7 दिन, 12 दिन, मतलब बोला जाता है हमारे हिंदू धर्म में या किसी में भी जहाँ भी क्रियाक्रम का जो समय होता है, उसको देखते हुए हर आदमी उसका साथ देता है। लेकिन इस समय में भी यूनिट ने पल्ला झाड़ लिया। उस समय जो भी सीओ साहब रहे होंगे, पल्ला झाड़ लिया, लेकिन फिर भी ये बंदा एमएच में पहुंच गया और एमएच में बताया कि साहब ये स्थिति है। तो एमएच के डॉक्टर वगैरह ने बात भी करी, लेकिन यूनिट ने उस समय बोला कि भाई इसकी जो छुट्टी छाट्टी, पहली बात तो ये पहले ही लेट था। हालांकि यहाँ अब उन्होंने क्या सोचा है, क्योंकि बंदे की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि भगवान ही मालिक हो बंदे का। एक तो पहले लेट था और जो नियम के अनुसार जो लेट था उसकी इसको पनिशमेंट भी देनी थी और फिर इसको ज्वाइन भी कराना था, इसकी पेमेंट भी स्टार्ट नहीं हुई थी इस बीच में। लेकिन एक नया जो काम हो गया कि फिर इसके पिताजी, तो अब इसको पिताजी के लिए कौन तो छुट्टी दे। वो बोले भाई हमारे तो हो नहीं सकता, छुट्टी तो हम देंगे नहीं, इसको आना ही पड़ेगा। तब ये बंदा एमएच के गेट से ही उनको आदेश दे के, क्योंकि एमएच ने अपने रिस्क पर भेजा था, तो ये बंदा वहाँ अपनी प्रेजेंट दिया, उनसे बोला मेरा मोमेंट ऑर्डर दे दो, अब मुझे आउट कर दो, यूनिट छोड़ेगी नहीं, मैं जाऊँगा घर। और ये उसके बाद अपने घर वापस आ गया। घर वापस आ गया, अपने पिताजी के जो भी इन्होंने क्रियाक्रम वगैरह करे, और 1 महीने बाद फिर ये यूनिट में पहुंचता है। और यूनिट ने सीधे हाथ खड़े कर दिया कि भाई नहीं, तू पहले ही भगोड़ा था, पहले तो मुश्किल से तेरे को रखा है, तो फिर ऐसे हो गया। जब किसकी साथ जो हुई थी कहानी वो सब जानते थे, लेकिन अब उन्होंने किस नियम का हवाला दिया या वो क्या चाहते थे, इन्होंने कहा कि तू दोबारा आप सेंटर में जा, हमारे हाथ में नहीं कुछ। फिर यह बंदा वहाँ से सेंटर में जाता है, सेंटर में पूरी अपनी कहानी बताता है, लेकिन सेंटर भी बोलता है कि अब तेरी यूनिट पीस में है, अब तेरी यूनिट ही जानी, तू यूनिट में जा। फिर यूनिट में गया, यूनिट वाले कहते हैं नहीं, हमें कोई पता नहीं, सेंटर में जाओ। इस तरह इसने 2-4 चक्कर काटे, और मतलब 1 महीने तो इसने सीएल काटी थी, सॉरी सिक लीव काटी थी, फिर वापस एमएच में गया, पिताजी खत्म होने के लिए फिर वापस आया, और 1 महीने या 1.5 महीने फिर लेट हुआ था। उसके बाद ये ऐसे चक्कर काटता रहा, और इस तरह करते करते आज इसको लगभग 1 साल होने वाला है।
पिछले अगस्त में इसके पिताजी खत्म हुए थे और अभी अगस्त दोबारा इसको 1 साल होने वाला है, इसको कहीं भी लिया नहीं जा रहा है। अब ये स्टोरी जो देख रहे हैं हमारे, चाहे उनको दर्शक कहूँ या देशवासी कहूँ या मेरे चैनल से जुड़े हुए सदस्य कहूँ, आपको लगता है तो इस स्टोरी को शेयर जरूर करना, ताकि इस भाई को और इनके पिताजी की इच्छा पूरी हो और ये दोबारा सर्विस ज्वाइन कर सके। हालांकि इकलौता बंदा है, माँ अकेली है, पिताजी जा ही चुके। बंदा कह रहा है कि मैं कई बार तो सोचता हूँ कि छोड़ो धक्का खा के अब नहीं जाऊँ, लेकिन कई बार जब उनके पिताजी के शब्द इनके कानों में गूंजते हैं तो लगता है कि मैं जाना ही पड़ेगा मुझे। इसलिए बंदा प्रयास कर रहा है कि सर मैं जहाँ भी हो, कहीं भी जैक लगाऊं, कोर्ट में जाऊं, मुझे रास्ता दिखाओ। तो मैंने उसको बोला कि आपके पास ये जो प्रूफ हैं, उनके ट्रेन वगैरह के प्रूफ तो हैं, लेकिन आप जाओ प्रॉपर अपने गेट के पास जाकर वीडियो बनाओ और ये कहानी बताओ। उसके बाद अगर वो कहते हैं यूनिट जाओ तो यूनिट के गेट की, ताकि एक प्रूफ हो जाए आपके पास। फिर हम वीडियो के जरिए भी कमांडेंट साहब को और उनके सीओ साहब को कहेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास कोर्ट का रास्ता है। क्योंकि पहले जो लेट था उसके बीच में ज्वाइन कर चुका है, अगर ज्वाइन हो चुका और उसके बाद दोबारा लेट हुआ है तो जो 2 साल का नियम है उसको इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया है और उस बीच में बार बार ये चक्कर भी काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनके पिताजी की इच्छा को देखते हुए, जो भी एक पूर्व सैनिक थे, और इनके जज्बे को, इनके माताजी के जज्बे को और देश सेवा का हौसला लेकर अब ये नौकरी करना चाहता है, तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि कमांडेंट साहब के हाथ में है। वो चाहे तो उनकी एक कलम में इतनी ताकत है कि नौकरी कर सकता है। सीओ साहब की कलम में भी ताकत है, लेकिन अब पता नहीं उनकी कलम में वो ताकत कैसे चलने से मना कर रही है या क्यों। काश अगर इस बंदे को उस समय के जो सीओ होते हैं उन्होंने अटैचमेंट दे दिया होता तो ये कहानी ही नहीं बनती, क्योंकि उस समय भी उनकी कलम रुक गई। अगर कोई अफसर होता तो उसके लिए कलम चलती। छोड़ो, जो बीत गई वो तो वापस हो नहीं सकता, इसके पिताजी भी नहीं आ सकते और ये कहानी भी वापस नहीं पलटी हो सकती, क्योंकि जो किस्मत में लिखा उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अभी भी इन लोगों की कलम में ताकत है, लेकिन इन लोगों तक वीडियो पहुंचाना, ये आपकी उंगलियों में शेयर का जो बटन है, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह अगर आप शेयर करते हो तो वहां तक पहुंचेगा। फिर उनकी जिम्मेवारी है, तो कौन आदमी अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटता है ये तो वीडियो डालने के बाद ही पता चलेगा। मैंने मेरी जिम्मेवारी निभा दी है। वहाँ के आरटी सेक्टर साहब के कमांडेंट साहब से मैं बात भी करूंगा, इनके यूनिट के सीओ से भी करूंगा, जो भी मेरे पास नंबर आएंगे या इनको कोर्ट तक भी ले जाऊंगा, वो मेरा काम है। और मैं मेरा काम 100 नहीं 200% करता हूँ। आप लोगों के हाथ में सिर्फ इतना ही है, वीडियो शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो, वायरल कर दो, और आपके हाथ में यह है कि आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और हमारी सहायता कर सकते हो, ताकि ऐसे कामों के लिए रविंद्र फौजी लड़ता रहे। सही लगे तो जुड़ो और नहीं तो वीडियो जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।